Good evening, everyone. Thank you for connecting to Nivesh webinar. Topic for today's session is how to grow your AUM. For this, we have invited Mr. Joseph Olokaran, Head of Equity Products, ABSL AMC. Now, I would like to request Sir to take this session forward. Over to you, Sir. थैंक यू थैंक्स अ लॉट एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं अपनी प्रेजेंटेशन एक बार शेयर कर लेता हूँ। प्लीज़ आप मेरे को बताइएगा कि दिख रहा है या नहीं। इज इट विजिबल? Yes, sir, it is visible. तो बहुत बहुत धन्यवाद है आदित्य बिरला को समय देने के लिए इस मंच पर। और सभी लोगों का, श्रोताओं का स्वागत करता हूँ मैं। बहुत एक्साइटिंग टाइम्स है और बहुत परिवर्तन आ रहा है, जैसे आप ये घूमते हुए चक्र को देखते हुए बता सकते हैं। सो टाइम टू चेंज एंड हाउ टू ग्रो योर एयूएम, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे आज। राइट, तो ट्रेजेक्टरी कैसी रही है और क्या केस है एसआईपी का, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी एस्पिरेशन, नीड्स, डिमांड्स, ये सब थोड़ी पहले के ज़माने में कैसी थी, बिहेवियर कैसा था, एक्सपेक्टेशन कैसा था और अब कैसा है। तो अगर आप देखिए किसी भी इंडस्ट्री में एक पैराडाइम शिफ्ट आता है। भले वो ऑटो इंडस्ट्री हो, टेलीकॉम, फैशन, ट्रैवल, बैंकिंग, आप किसी भी इंडस्ट्री में देखिए 20 साल पहले अगर आप जाएंगे और आज की तारीख में देखेंगे तो कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही है और ये बहुत ज़रूरी है। राइट, तो जैसे हमने देखा कि ऑटो इंडस्ट्री में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां होती थी, विच आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, और अब हम धीरे धीरे ईवी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। टेलीकॉम में अगर आप देखें तो पहले एक लैंडलाइन होता था। आज शायद 2010 2011 के बाद जो बच्चे जन्मे हैं उनसे अगर आप ये सवाल पूछेंगे लैंडलाइन है, तो शायद उन्हें समझ में भी नहीं आएगा कि आप किस बारे में और किस सदी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका तारुफ सिर्फ मोबाइल फोन से हुआ है। राइट, पहले आप बहुत पहले कहूँगा मैं, आई थिंक 20 साल पहले हम लोग रेडीमेड कपड़े सिलवाते थे टेलर के पास जाके। अब जमाना ये हो गया है कि समय की कटौती और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद यू जनरली बाय रेडीमेड क्लोथ्स। राइट, सिमिलरली डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने के बाद ट्रैवल बुकिंग काफ़ी सिंपल हो गई है। आज आप कहीं जाना हो, कभी भी जाना, देख सकते हैं टिकट के क्या प्राइस हैं, बुक कर सकते हैं इसको ऑनलाइन। तो इस तरह की काफी सारे चेंजेस आए हैं और इससे आपने देखा है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड्स बढ़ती जाती हैं, बिहेवियर चेंज होता है, एक्सपेक्टेशन चेंज होता है। और क्या नहीं बदलता है, ये कुछ चीजें हैं जो अगर आप देखेंगे तो ये चीजें हैं जो नहीं बदलती हैं। ये हमेशा सदा सदैव पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल में सिमिलर ही रही हैं और आगे भी सिमिलर ही रहेंगी। एक है रिस्क, दूसरा है नेचर ऑफ मार्केट, तीसरा कंपाउंडिंग और चौथा है एसेट एलोकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रिस्क, हमेशा आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो शायद आपको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, आप कम रिस्क लेंगे तो आपका रिवॉर्ड भी उतना ही होगा। मार्केट का नेचर आने वाले समय में भी और गुजरे हुए समय में भी वॉलेटाइल रहा है। कुछ ना कुछ गतिविधियां होती हैं, हम किस तरह से मार्केट को देखते हैं, एफआईआईज कैसे देखते हैं, डीआईआईज कैसे देखते हैं, कब पैसा आता है, तो ये वॉलेटिलिटी जो रहती है मार्केट में, ये बनी ही रहती है। राइट, इसके बाद है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आई थिंक आप लोगों ने मुझसे ज्यादा इसके बारे में सुना होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आपने देखा है कि इसको आठवां अजूबा भी कहते हैं। और व्हेन मनी मल्टीप्लाइज, आपकी हैप्पीनेस कोशेंट भी मल्टीप्लाई करती है। और आई थिंक सबसे अहम जो चीज़ है इसको करने के लिए ये है एसेट एलोकेशन। तो आपका एक एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जो हम करना चाहते हैं वो है एक प्रॉपर गाइडेंस देना कि सही समय पे किस तरह आप एसेट एलोकेशन करें और किस तरह से इस एसेट एलोकेशन से आप अच्छे रिटर्न बना के दें अपने इन्वेस्टर्स को। अगर आप देखिएगा किसी भी नॉर्मली अगर आप किसी को देखेंगे इन्वेस्टर्स को, तो आम तौर पे हम पहले एक घर खरीदते हैं जिसमें अमूमन 50% हमारा एसेट लग जाता है। सो अगर आप देखेंगे प्रॉपर्टी में कितना परसेंटेज आपका एसेट लगा है, तो वो एक 50% के आसपास रहता है। और ये हमने
आरबीआई की एक इंडेक्स है, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, राइट। और पिछले 10 साल का हमने इसमें रिटर्न निकाल के देखा कि फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में कैसा रहा है। तो तकरीबन अच्छे से बढ़ने वाले हाउसिंग मार्केट जो हैं, उसमें अगर आप देखें तो कोच्चिन और लखनऊ, इनका जो रिटर्न है हाउसिंग मार्केट का, वो तकरीबन 9% और 10% के आसपास है। बाकी सब जगह पे आप देख सकते हैं कि रिटर्न्स जो हैं थोड़े कम ही की तरफ हैं। मुंबई हुआ तो 6.5% के आसपास है। तो हमने काफी सारा, ये अगर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, रहने के लिए है या इन्वेस्टमेंट के लिए भी किया है, तो रिटर्न जो है वो इस तरह के ही बन रहे हैं। आप इक्विटी मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। सो ये 1987 से, मेरे ख्याल से, या 81 से है ये। सो तकरीबन 45 साल का डेटा है आपके पास, जिसमें आप देख सकते हैं कि नेगेटिव रिटर्न्स वाले 10 साल हैं। ये कैलेंडर ईयर रिटर्न है। तो जिस साल हमारा सबसे ज्यादा खराब साल रहा था वो था 2008, जहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे। जिस साल मार्केट ने -30% से भी ऊपर नेगेटिव रिटर्न दिए थे। उसके बाद -30 से 15% के रिटर्न में 6 साल थे, राइट। सो जिसमें 98, 99 और 2001 .com बबल बस्ट की वजह से हुआ था। और सिमिलरली 0 to -15% में 2015, 96 और 86 हैं। पर अगर आप देखेंगे, यहाँ से लेके 50% के ऊपर तक रिटर्न देने वाले पॉजिटिव साल जो हैं, वो 77% ऐसे साल रहे हैं जो पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं इन्वेस्टर्स को। और कैगर इसका अगर आप देखेंगे सिंस इंसेप्शन, तो लगभग 15% के आसपास का कैगर है। और जो पहले वाली स्लाइड में जैसा आपको बता रहा था, कंपाउंडिंग काफी अच्छी हो जाती है इससे। और आपके रिटर्न्स भी बहुत अच्छे बनते हैं। सो 15% कंपाउंडिंग इज अ वेरी गुड नंबर, राइट। सो क्या क्या बदला है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में? इंक्रीज इन एसआईपी बुक हो गई है। अब आप देखिएगा कि म्यूचुअल फंड सही है ये, और आप लोगों के सबकी मेहनत से हमने ये देखा है कि एक एसआईपी एक वे ऑफ लाइफ हो गई है। जैसे हम ईएमआई भरते हैं, उसी तरह से एसआईपी के लिए भी अब लोगों ने अपनी सैलरी में या इन्वेस्टमेंट के तौर पे एसआईपी करना शुरू कर दिया है। कैटेगरीज काफी चेंज हुई, काफी कैटेगराइजेशन किया गया। सो रेगुलेटर ने बहुत मेहनत करी और सब आसान किया कि आप किस तरह देखें। तो 2018 में जब कैटेगराइजेशन हुआ था, तब काफी सारे लार्ज कैप थे, जिसका लार्ज कैप में सिर्फ 50% या 60% इन्वेस्टमेंट होता था, बाकी मिड और स्मॉल कैप में होता था। तो एक डिफाइंड वो नहीं था, राइट। सो ये 2018 के बाद से अब उन्होंने डिफाइन कर दिया कि कौन सी कंपनियां लार्ज कैप हैं। कैसे उन्होंने लार्ज कैप डिफाइन किया है, 6 महीने के लिए वो लार्ज कैप डिफाइन करते हैं, और हर 6 महीने में रिव्यू करके बदलते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। और जैसे लार्ज कैप में भी अगर आप देखेंगे तो 80% आपका एसेट लार्ज कैप में ही होना चाहिए, राइट। तो इससे काफी समानताएं हो गई हैं। आपको पता है कि अगर आप एक एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट एक्चुअली कंपेरेबल है। ऐसा नहीं है कि आप एक फ्लेक्सी कैप है जिसमें 40% में भी लार्ज कैप है, 50% लार्ज कैप है, उसको आप एक लार्ज कैप के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो अमूमन पहले ऐसा होता था। तो ये अब काफी अच्छा हो गया है। एक्सपेंसेस में भी काफी क्लैरिटी लाई गई है। और इसी के साथ हमने ये भी देखा है कि इंडेक्स फंड्स एंड ऑल्टरनेट्स में भी काफी अब बदलाव आने लगा है। अगर आप देखेंगे, हाँ, डिपॉजिट्स की ग्रोथ 10 साल में कितनी हुई है। 2013 से अगर हम देखें, डिपॉजिट्स हो गए, ये हमारे बाकी एसेट्स हैं जहाँ पे हम जनरली पैसा लगाते हैं आफ्टर रियल एस्टेट या घर के बाद। अगर आप देखेंगे तो यू हैव डिपॉजिट्स, यू हैव पेंशन्स, पीएफ, इंश्योरेंस, एंड सिमिलरली करेंसी रिलेटेड और म्यूचुअल फंड। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो म्यूचुअल फंड में है इन 10 सालों में, राइट। सो हमने देखा है डिपॉजिट्स गिर गए हैं एज अ परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परसेंटेज होल्डिंग। सो पहले डिपॉजिट्स में हम तकरीबन 57% के आसपास पैसा रखते थे, और अब वो कम होकर 37% हो गया है। पीएफ और पेंशन में ये नंबर बढ़ गया है, 14 से 22% हो गया। इंश्योरेंस में
तकरीबन 1% का इजाफा हुआ है, और म्यूचुअल फंड में 7x की ग्रोथ हुई है, राइट। तो अब ये काफी पॉपुलर आइटम हो गया है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट फॉर द इन्वेस्टर्स, राइट। तो आप देखिए धीरे धीरे कैसे ये इंडस्ट्री बढ़ी है। कैसे इसका 65 में यूटीआई से ही शुरू हुआ था, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो धीरे धीरे कंपनीज बढ़ने लगी। 2003 में अगर आप देखेंगे तो पूरे म्यूचुअल फंड एसेट जो थे वो 80,000 करोड़ के आसपास उनका एसेट होता था, और यही एसेट धीरे धीरे बढ़ के आज 67 लाख करोड़ पे है। तो काफी बढ़ोतरी हुई है। और इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सो सिंस इंसेप्शन अगर आप देखें तो 23% कैगर है, और इसमें मोटा मोटी अगर 40 साल अगर आप देखेंगे तो ये इंडस्ट्री कंस्ट्रेंट थी, राइट, कि दो या तीन ही प्लेयर थे जो गवर्नमेंट के प्लेयर्स थे, और उन्होंने ही बड़ा किया था। उसके बाद जब प्राइवेट प्लेयर्स का इसमें इंक्लूजन हुआ तो आप देखिए कितनी गति से ये तेजी से बढ़ा है। और ये आपका ही गैस है और मेरा गैस है कि 2030 में कितना हो सकता है। तो अगर रेट सिमिलर रखते हैं तो तकरीबन वन था, आई थिंक इट इज 191 लाख करोड़ के आसपास का फिगर आता है। तो दैट इज द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट द इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टिंग, एंड वी हैव सीन अ लॉट दैट हैज गॉन अप। सो इफ यू सी इंक्रीज इन इन्वेस्टर अकाउंट्स, कितने सारे इन्वेस्टर्स आए हैं म्यूचुअल फंड में, तो कोविड के बाद से एक बहुत बड़ा इम्पेटस मिला। जब लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, थोड़ा ज़्यादा पैसा था उनके पास, सेविंग्स बढ़ी, तो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। और वहाँ पे आप देखिएगा पिछले 5 साल में इन्वेस्टर काउंट हैज ग्रोन बाय 2.5 टाइम्स, राइट। तो ये हुआ है। कस्टमर बेस ड्राइव्स अ सर्ज इन एयूएम बाय 2x एंड एसआईपी बुक्स बाय 3x। तो कस्टमर बेस बढ़ने की वजह से एयूएम दुगना हो गया, और एसआईपी की जो बुक थी वो 3 गुना बढ़ के आज इस लेवल पे आ गई है। आप देखिए कि हाउ म्यूचुअल फंड्स हैव एयूएम हैज ग्रोन वर्सेस बैंक डिपॉजिट, क्योंकि नॉर्मली जितने भी विकसित देश होते हैं, बाहर के देशों में अगर आप देखें, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, वहाँ पे डिपॉजिट का परसेंटेज कम है, और जनरली जीडीपी के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 100% के आसपास चलता है एज अ परसेंटेज। पर हमारे यहाँ धीरे धीरे ये गतिमान हुआ है। तो आप देखिए 2011 से जहाँ पे बहुत छोटा सा वैल्यूएशन था, तो अब अगर आप देखिएगा तो हमारी ग्रोथ काफी बढ़ के आगे आ गई है, और ये रेशियो 31% पे आ गया है फ्रॉम 10%। सो 10 to 30% इन रिलेटिवली 14 या 15 ईयर्स के टाइम फ्रेम में ये कवर कर लेना एक काफी इंटरेस्टिंग बात है। और ये थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है। अब आने वाले समय में अगर आप देखेंगे, जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए सिमिलर नहीं है रिस्क प्रोफाइलिंग, राइट। जैसे आप पहले रोटी कपड़ा मकान की जरूरत होती थी, अब शायद आने वाली पीढ़ी में बच्चों के पास ये इशू नहीं होगा रोटी कपड़ा मकान का। तो दे कैन इन्वेस्ट, दे कैन लुक फॉर other avenues to spend their money and not necessarily look at investment per se in the yeah. और ये उसी समय का ट्रेंड है। जैसा मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इंडिया में ग्रोथ जो हुआ है इसमें 19% का ग्रोथ हुआ है, एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैज ग्रोन रफली एट 11 टाइम्स अगेंस्ट बैंक डिपॉजिट, जो 4 गुना बड़े हैं इंडिया में, पैन इंडिया में। तो दिस इज द साइज ऑफ द एसेट्स दैट हैव गॉन 67 लाख करोड़ जो है ये म्यूचुअल फंड का ग्रोथ हुआ है इन लास्ट 14 ईयर्स, 11 टाइम्स बढ़ा है। और वहीं बैंक डिपॉजिट की ग्रोथ चौगुना हुई है, तो तकरीबन 2 लाख 67 लाख, तो 218 लाख करोड़ के आसपास का इनका टोटल एयूएम है। और ये धीरे धीरे आई थिंक ये लाइन और ऊपर आती जाएगी, राइट। तो आपका कैसा प्लान है, किस तरह आप इसको बढ़ाना चाहते हैं? अ, ये क्या आपके स्टेप्स हैं? तो आपको ये देखना है कि एसआईपी की ग्रोथ आप कैसे बढ़ाएंगे। एसआईपी एक बहुत अच्छा जरिया है जिससे आप एसेट्स को बढ़ा सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स के थ्रू। और रिलेटिवली जब आप डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम पे पैसा लेके आते हैं इन्वेस्टर से, तो रिस्क भी आपका उतना मिटिगेट होता रहता है, रूबी कॉस्ट एवरेजिंग होती है। और
इसके साथ आप एग्जिट प्लान भी अगर प्लान करते हैं तो आप एसडब्ल्यूपी के साथ इसको जोड़ के देख सकते हैं इन्वेस्टर को एक इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन भी देने का। सो अगर आप देखिएगा इसमें हमने एक उदाहरण दिया है एसआईपी और एसटीपी का। अगर मान लीजिए आपने 20 साल 10,000 रुपए की अगर फ्रंटलाइन एक्विटी में एसआईपी की होती तो तकरीबन इसकी वैल्यू एक 1.5 2 करोड़ के आसपास हो जाती है। एंड आफ्टर 3 years ऑफ विड्रॉल तो भी आपके पास काफी पैसा बचा रहता, राइट। तो 50,000 रुपए के हिसाब से अगर मैं पैसा निकालता तो भी ये सब करने के बाद इन्वेस्टर के पास पैसा बचा रहता। करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो हैज इंक्रीज्ड 1.2 टाइम्स फ्रॉम 2022। तो ये कोविड के पीक में जब फॉल हुआ था मार्केट का, तो उस टाइम पे हमने दिखाया था कि उस टाइम पे भी अगर आप निकल जाते तो भी आपके पास विड्रॉल 15 लाख रुपए इन लास्ट 3 साल होने के बाद भी आपके पास काफी पैसा रहता है फॉर द इन्वेस्टर। तो दिस इज हाउ आई थिंक थोड़ा सा आप प्लान कर सकते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आई थिंक आप प्लान कर सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए और एक कंप्लीट सोल्यूशन ऑफर कर सकते हैं एसआईपी प्लस एसडब्ल्यूपी का। इसी के साथ मैं आपको अपने यहाँ जो प्रोडक्ट्स हैं आदित्य बिरला बैलेंस्ड एडवांटेज फंड उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है बैलेंस्ड एडवांटेज। आप जानते ही होंगे हमने अपने बैलेंस एडवांटेज में अभी पिछले कुछ समय पहले ही थोड़े बहुत चेंजेस किए थे। सितंबर में हमने फंड मैनेजर का चेंज किया था और उन्हीं के अक्टूबर में फंड मैनेजमेंट में चेंज किया था। और उसी के साथ हमने जो हमारी अंडरलाइंग मॉडल है वो भी थोड़ा चेंज किया था। तो पहले वाला जो मॉडल था क्वांटिटेटिव मॉडल वो सिग्नल देता था 10-15 दिन में, तो जनरली उतने टाइम में रीबैलेंस होता था। अब पोर्टफोलियो जो है डेली मार्केट में जो हो रहा है उसके हिसाब से डेली रीबैलेंसिंग होती है, कड़ी नजर रखी जाती है इसके ऊपर। क्या है इस मॉडल में, तो ये मॉडल एक्चुअली अगर आप देखेंगे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स जो हैं दो तरह के हैं मार्केट में। एक तो काउंटर सिक्लिकल हैं और दूसरे प्रो सिक्लिकल हैं। बहुत साधारण शब्दों में प्रो सिक्लिकल अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो तेजी में ये वो स्टॉक्स पकड़ते हैं जो तेजी में रहते हैं, वो प्रो सिक्लिकल हो गए, तो वो तेजी में ही रहते हैं हमेशा। काउंटर सिक्लिकल ये हैं जो सोचते हैं कि अब बहुत तेजी हो गई है, शायद मंदी होने वाली है इसके बाद, तो वो अपना एलोकेशन कम कर देते हैं मार्केट से, राइट। तो इस तरह के दो मॉडल जनरली बैलेंस्ड एडवांटेज में चलते हैं। हमने इसका एक ब्लेंड बनाया है कि तेजी में ये उन स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करे जो ऊपर जा रहे हैं, और फिर बहुत काउंटर सिक्लिकल होके अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो अपना एलोकेशन जो है इक्विटी का वो कम कर लें। तो इसमें हम तीन चीजों को देखते हैं, वैल्यूएशन देखते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस या कॉन्ट्रेरियन व्यू क्या है वो देखते हैं, और ट्रेंड रेशियो देखते हैं। तो ट्रेंड रेशियो में अगर मैं आपको प्रोसिक्लिकल की तरफ बताऊं तो ये देखेंगे कि मार्केट में इंडेक्स का मोमेंटम कितना है। सो मार्केट अगर तेजी में है तो इंडेक्स में कितना मोमेंटम है, और उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो जैसे निफ्टी 50 हो गया तो उसके अंदर के जो 50 स्टॉक हैं, या निफ्टी 200 हो गया तो उसके अंदर के 200 स्टॉक हैं, तो कितने स्टॉक्स इसमें से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि निफ्टी 50 में शायद सिर्फ 5 स्टॉक्स हैं जो तेजी में हैं, राइट, और बाकी सब साइड में मूविंग हैं। तो आपको देखने से लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है बट ब्रेथ नहीं है उसमें इतनी, तो ये मोमेंटम नहीं होगा, ये तेजी नहीं समझी जाती है मार्केट में। तो ऐसा अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूं, 2016-17 के आसपास एक बहुत नैरो रैली हुई थी जहां पे निफ्टी में 4 या 5 स्टॉक जो थे वो तेजी में थे, बाकी सब स्टॉक साइड में मूवमेंट कर रहे थे। तो ये जो होता है इसको चेक करने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूएंट का भी देखते हैं, ब्रेथ कितनी है, मार्केट ब्रेथ कितनी है, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वो मोमेंटम आ रहा है, और अगर आता है तो फिर हम वो मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं ऊपर की तरफ जाने वाला मार्केट में। दूसरा है वैल्यूएशन के बेसिस पे। तो वैल्यूएशन चेक करते हैं सिक्लिकली एडजस्टेड पी पीबी। अब ये सिक्लिकली एडजस्टेड सुनने में बड़ा शब्द है। 1990 91 के आसपास एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे जिनको इस चीज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, जिनका नाम था केप शिलर। तो उन्होंने ये एडजस्टेड वैल्यू निकाली कि हर मार्केट में अगर मैं इसको एडजस्ट नहीं करूं इन्फ्लेशन के लिए और इकोनॉमिक साइकिल्स के लिए,
तो जो वैल्यूएशन है वो बहुत ऊपर दिखने लगती है, और जब बहुत ऊपर दिखने लगती है तो आप अमूमन इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। आपको लगता है यार ये बहुत महंगा हो गया, मार्केट बहुत महंगा है, तो चलो मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। पर अगर आप इसको इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करें, मार्केट साइकिल्स के लिए एडजस्ट करें, तो आपको एक सही नंबर मिलता है, राइट। और जैसे ही वो आपको सही नंबर मिलता है तो आप उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। तो हमने केप शिलर मॉडल यूज किया है इसमें वैल्यूएशन के लिए। पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, पिछले 6 महीने में कैसी रही है तेजी, 3 महीने में रोलिंग रिटर्न के हिसाब से क्या तेजी रही है मार्केट में, क्या इसमें इस तेजी में मोमेंटम में थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है आपको? अगर ऐसा है तो देन वी विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये मार्केट अब थोड़ा नीचे जा रहा है, तो हम अपना एलोकेशन उसमें से कट कर लेते, राइट। और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एसेट एलोकेशन जो है वो फंड मैनेजमेंट प्रोफेशनली मैनेज हो रहा है, डेली हर चीज को देखा जा रहा है। हमारे पास सारे जो एसेट क्लासेस हैं उसके एक्सपर्ट्स हैं, इक्विटी के एक्सपर्ट हैं, फिक्स्ड इनकम के एक्सपर्ट हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट्स हैं, और इसके ऊपर से इकोनॉमिस्ट भी हैं, राइट। तो क्रॉस फंक्शनल एसेट आपके लिए हम मैनेज कर लेते हैं, डिसिप्लिन्ड वे में काम होता है, राइट। और इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा ही है इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स दैट द फंड हैज गिवन और जनरेटेड। इसके अलावा एक बहुत सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर ये इन्वेस्टर खुद करना चाहे, राइट, तो अ, इसके ऊपर टैक्सेस लगता है। तो मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि आज मैंने बहुत पैसे बना लिए इक्विटी में, मुझे फिक्स्ड इनकम में आ जाना चाहिए, तो जैसे आप इक्विटी से निकले, साल भर से कम हुआ तो टैक्स, साल भर से ज्यादा हुआ तो टैक्स। फिक्स्ड इनकम में आपने इन्वेस्टमेंट किया, फिर आप सोचे कि वापस स्विच करते हैं, तो इन सब चीजों में आपको टैक्स लगता है, तो आपका जो नेट रिटर्न आता है वो कम आता है। इस केस में क्योंकि ये प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड्स हैंडल कर रहे हैं, तो आपको जनरली आपका जो रिटर्न रहेगा वो पोस्ट टैक्स जब आप निकलेंगे तभी आपका वो टैक्सेशन का पीरियड आएगा। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द गुड पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट, राइट। तो हमने ये दूसरे कई मार्केट साइकिल्स में ये चला के देखा, 2015 से इसमें आपको एग्जांपल दे रहे हैं। तो जहाँ पे ही मार्केट में वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड लगी, मार्केट करेक्ट हुए, हमने अपना एलोकेशन कम कर लिया, और सिमिलरली जैसे ही मार्केट में सुधार दिखा तो उसके साथ ही हमने इक्विटी वैल्यूएशन बढ़ा लिए, राइट। तो ऑरेंज जो ब्राउन लाइन है, मरून लाइन, वो इक्विटी एलोकेशन की है, और जो हरी लाइन है वो एसेंशियली मार्केट बीएसई 100 की है। तो अगर आप देखेंगे लास्ट की तरफ, जहाँ नवंबर और दिसंबर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज था, वहां पे हमने अक्टूबर में अपना एलोकेशन जो है 53% से कम करके 40% पे ले आए, और फिर दिसंबर तक हमने वो 38% पे रखा, फिर जनवरी से हमने इसको इंक्रीज करना शुरू कर लिया, राइट। ये इंक्रीज करने के बाद आज हम तकरीबन 74% के एलोकेशन पे हैं। तो मैक्सिमम मैं 80% पे जा सकता हूँ इस फंड में, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में। तो मैं 74% पे अभी इस मार्केट पे चल रहा हूँ, तो काफी जल्दी से एलोकेशन चेंज होता है, एजिलिटी काफी बढ़ गई है इस प्रोडक्ट की। ये अगर आप देखेंगे, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अपसाइड टू डाउनसाइड कैप्चर का, कि अगर तेजी में है तो मैं कितना मार्केट कैप्चर कर पा रहा हूँ, कितना मेरा परसेंटेज रिटर्न आ रहा है, और नीचे गिरते समय मैं कितना कम गिर रहा हूँ मार्केट से। तो ये एक एनालिसिस है, और इसमें बढ़ते हुए मार्केट में आप थोड़ा कम पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि आपके पास एलोकेशन जो है फिक्स्ड इनकम का वो रहता है, 20% तो रहता ही है, तो आप मार्केट को उतना उतना कम ही रहेगा। और उसके अलावा गिरते समय मार्केट में अगर आप इन्वेस्टर्स को ये कॉन्फिडेंस दिला सकें कि भाई ये गिरते में आपके वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, तो इससे ज्यादा खुशी हमने देखी नहीं है कि इन्वेस्टर को होती है कि चलो मार्केट गिरा लेकिन मेरे पैसे इतने नहीं गिरे, एंड ऊपर जाते समय इट विल कैप्चर द मार्केट। तो ये ट्रेंड अपसाइड टू डाउनसाइड कैप्चर रेशियो जो है वो हमारा जनरली इंडस्ट्री के कंपैरिजन में 1 साल और 3 साल में काफी अच्छा है। तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आप देख सकते हैं। 3 साल का एवरेज रोलिंग रिटर्न भी अगर आप देखेंगे तो इस फंड ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है,
तो कितनी बार है कि ये फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, कितनी बार है कि ये 0 to 5% का रिटर्न दिया है। 5% तकरीबन ये सेविंग्स अकाउंट में जो आपके पैसे रहते हैं उसके हिसाब से, तो 3 साल का आपका एवरेज रोलिंग रिटर्न जो आ रहा है, सो ये तकरीबन 6% के आसपास है, राइट। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 8 से 12% और 12% से ऊपर का जो रिटर्न है वो 86% ऑफ द टाइम्स ये फंड ने दिया है। तो इट हैज डन एक्सीडिंगली वेल। हमने इस नए मॉडल के साथ क्या कोशिश करी है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव रिटर्न्स है वो कम करने की कोशिश करी है विथ हायर एजिलिटी एंड बेटर मॉडल दैट वी हैव। 5 साल में अगर आप जाएंगे, अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 86% टाइम 8% के ऊपर का रिटर्न आया है इन्वेस्टर का, और 5% से ऊपर है तो वो 98% समय ऐसे रिटर्न्स बने हैं। तो ये काफी अच्छा फंड है इन्वेस्टमेंट बताने के लिए, लगाने के लिए। और रिस्क, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग वाली स्लाइड में बताया था कि बहुत कुछ जो नहीं बदलता है उसमें से एक चीज है रिस्क। तो अगर आप इस फंड में आते हैं तो आप देखेंगे कि आपका हिस्टोरिकली इस फंड में नेट इक्विटी जो है वो 51% की रही है, राइट। और 80% ऑफ रिटर्न्स निफ्टी 50 के इसने जनरेट करे हैं, एंड ओनली 66% ऑफ वॉलेटिलिटी। तो आई थिंक फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट द फंड दिस इज एन एक्सेप्शनल पॉइंट, की बहुत अच्छी बात है ये कि कम इक्विटी एक्सपोजर भी है आपका, आपने 80% का रिटर्न भी जनरेट किया है, और आपकी वॉलेटिलिटी निफ्टी के कंपैरिजन में 66% ही है। तो कम वॉलेटिलिटी के साथ अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। इसके अलावा इस फंड ने अब ये थोड़ा डेटेड डेटा है, अब तक किसने 101 डिविडेंड दिए हैं लगातार। तो जो भी अगर आपके पास इन्वेस्टर्स हैं जिनको लगता है कि अब रिटायरमेंट का पैसा है, कुछ पैसा अलग करके मंथली रिटर्न या मंथली डिविडेंड ले लें, तो ये फंड में कंसिस्टेंट डिविडेंड दिया है हमने 7% के आसपास का यील्ड के हिसाब से, साल दर साल। तो उस हिसाब से अभी 101 महीने से हम ये डिविडेंड दे रहे हैं इस फंड। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा हमारे एक और इंटरेस्टिंग फंड की, जो है फ्लेक्सी कैप फंड। बहुत अच्छा फंड है। जैसा कि नाम से आपको पता चलता है कि ये फंड किसी भी जगह इन्वेस्ट कर सकता है, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। और हमारा जो फंड है वो जनरली थोड़ा लार्ज कैप की तरफ टिल्टेड रहेगा, राइट। इसमें क्या फिलोसफी, इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क क्या है? तो बेस्ट ऑफ ब्रीड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है। हम किस तरह की कंपनीज को देखते हैं, जो अच्छी कंपनी है, बेस्ट ऑफ ब्रीड कंपनीज हैं, उन्हीं को हम अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं। तो या तो वो टॉप 3 मार्केट कैप हो, सेक्टर लीडर हो, जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर सीमेंट सेक्टर में है तो उसमें टॉप 3 में होने चाहिए, मार्केट कैप में ऊपर होने चाहिए, अगर ऑटो इंडस्ट्री में है तो सिमिलरली। उसके अलावा वो कंपनियां जो गेन कर रही हैं मार्केट शेयर, कंपनी अगर मार्केट शेयर रेवेन्यू फास्टर देन द सेक्टर है, तो इसका मतलब वो कंपनी बहुत कुछ सही कर रही है जो अपना रेवेन्यू ग्रो कर रही है सेक्टर से तेजी में इन लास्ट 3 इयर्स, राइट। इन 4 या 5 पैरामीटर्स में से अगर 3 भी पैरामीटर किसी कंपनी में होते हैं, तो वो कंपनी हम अपने पोर्टफोलियो में ले लेते हैं। जैसे मार्जिन आर हायर, अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन बाकी इंडस्ट्री से हायर है तो आपके पास कैश फ्लो बनता रहेगा, और ये कैश फ्लो आप डिप्लॉय कर सकते हैं, आप बेहतर सर्विस दे सकते हैं, या कोई नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। और इसके अलावा कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज भी देखते हैं हम कि उनका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, ये अगर अच्छा है, हायर है, तो हम ये कंपनीज को भी देखते हैं। तो इस तरह से ये फ्रेमवर्क में अगर 3 या 4 पैरामीटर्स मिलते हैं कंपनी में, तो वो हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट बनती हैं। इसके अलावा अ, अगर मैं कहूँ तो इस इन्वेस्टमेंट में 3 तरह के स्लीव में आपको पोर्टफोलियो को विभाजित किया जा सकता है। एक है जो बेंचमार्क अवेयर है, जो क्योंकि आप NSE 500 की तरफ इसका बेंचमार्क है, तो आप देखेंगे कि कितना ये रेप्लिकेट, तो हम थोड़ा परसेंट इसका बेंचमार्क रेप्लिकेट करने में रखते हैं। ये रिस्क मिटिगेट करने के लिए काम आता है कि ऐसा नहीं हो कि बड़े कुछ नाम
पूरी तरह से मिस हो जाए और उसमें कुछ पॉजिटिव एक्शन आए और आप मिस कर जाएं, तो देर इज अ बेंचमार्क अवेयरनेस। फिर उसके बाद जो है मेजर सेगमेंट जो है वो बेस्ट ऑफ ब्रीड में काउंटर सिक्लिकल कंपनीज जो टफ पीरियड में है, सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम है, पोटेंशियल है रिवाइवल का, इस तरह की कंपनीज को हम देखते हैं कि कंपनी अच्छी है, शायद समय ठीक नहीं है, शायद सेक्टर में कुछ गड़बड़ चल रहा है, या ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उस तरह की कंपनीज आप लेते हैं काउंटर सिक्लिकल, कि जैसे ही ये सुधार आता है आप देखेंगे कि वो कंपनी पलट के अच्छा करने लगती है, राइट। और फिर रिलेटिव रिटर्न की, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, टॉप डाउन अप्रोच जिसे कहते हैं, तो उसमें ये टैक्टिकल प्ले हम करते हैं कि अगर मान लीजिए दो सेक्टर्स हैं तो इसमें से कौन सा सेक्टर अब अच्छा करने वाला है, तो हम वो पहले देखते हैं और उस हिसाब से अच्छे करने वाले जो सेक्टर्स हैं उसमें हम अपना एलोकेशन बढ़ा देते हैं। आईपीओ हो गया तो आईपीओ में वेट दे देते हैं, तो इस तरह से जहां से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है वो थोड़ा सा प्ले अपने फंड में रखते हैं। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये आउट परफॉर्मेंस इसने 3 साल 5 साल में 1 साल में अपने पियर्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है, राइट। और ये हमारा परफॉर्मेंस है क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 1 में 1 साल 3 साल, क्वार्टाइल 2 में, जो काफी अच्छा है। अगर सारे पियर्स जितने भी हमारे पियर्स हैं उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो क्वार्टाइल कैसे बनता है, जो टॉप 25% है उसमें ये फंड अगर आता है तो क्वार्टाइल 1 में है। तो आप देखेंगे कि ये फंड क्वार्टाइल 1 में है इन 1 ईयर परफॉर्मेंस और 5 ईयर परफॉर्मेंस ऑल्सो। तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट। रोलिंग रिटर्न में कंसिस्टेंसी अगर आप देखेंगे तो 1 साल का रोलिंग रिटर्न सिंस इंसेप्शन अगर आप देखेंगे, एवरेज रोलिंग रिटर्न 28% का है, 2 साल का 21% का है, और 3 साल का 20% के आसपास का रोलिंग रिटर्न है। तो इट इज़ अ वेरी गुड फंड जो हमेशा कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, राइट। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। अगर आई विल स्टॉप हियर एंड फ्रॉम दिस पॉइंट जिनके भी कोई सवाल हैं वो उन सवालों का मैं जवाब देने के लिए आई कैन रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चंस। You can type it in the group, but I think very interesting simple products at this point in time. I think balanced advantage, Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund and Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund, I think as distributors, as partners, I think it is one of the product that can be offered very simplistically, where the fund management and the entire team takes care of what we have done and how we have managed this fund. And as an investor, then he's also comfortable that in an up market, your participation is higher. In a falling market, your participation to equity is lower, whereby you're able to safeguard your assets. And similarly, in a flexi cap fund, I think it is a it's a bend towards large cap with opportunistic play on mid and small cap, and always looking for companies that are doing better than the sector, have better margins, and always looking for those kind of plays. And as I said, how to grow your AUM, a little bit of synopsis on that, that trends keeps changing, people's needs and desires keep changing. But I think what we need to do is have certain things which are constant, SIP being one, wealth creation being other, and you reach that goal of wealth creation by doing SIP on a monthly basis. There are various ways where you have step up SIPs, where you have a combination of SIPs and SWPs, and that can help investor in a holistic planning of their financial requirements. थैंक यू सर। अब वक्त है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का। आप लोग अपने क्वेश्चंस एक एक करके चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन चैट बॉक्स में मुझे दिख रहा है जो है, हाउ टू मैनेज वॉलेटिलिटी एंड गिव कॉन्फिडेंस। अनदर इज, दो क्वेश्चन है, अनदर इज हाउ टू लुक इन गोल्ड एंड सिल्वर ETF एसेट क्लासेस इन कमिंग डेज। तो आई थिंक इसके लिए भी द क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर विजय। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन मिस्टर विजय।
I think, as I said in the opening remarks in the presentation, is that the volatility is going to be a part. If you're investing in equity markets, volatility is your friend, right? If you see just as maybe few months back when there was escalation in the market on the sorry escalation on the borders, we had seen that the markets corrected considerably, right? The correction was happening prior also because of higher valuations and all, and a lot of action that was happening. तो मेरा ये मानना है कि आप ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन होने के बाद जो पीक वॉलेटिलिटी थी फ्रॉम अ ट्रेड पर्सपेक्टिव, फ्रॉम जियोपॉलिटिकल रिस्क जो था, वो सारे एक पीक लेवल पे आ गए फॉर नाउ, एंड उसके हिसाब से मार्केट में एक टाइम करेक्शन हो गया है और एक नॉर्मल करेक्शन हो गया है, राइट? वैल्यूएशन में भी वो नीचे आ चुके हैं, right? Volatility will always be a part. So if you are as an investor who are coming in to invest in equities, if volatility is something that you're afraid of, then I think you have asset classes like balanced advantage fund, Aditya Birla Balanced Sun Life Balanced Advantage Fund, where we will modulate the allocation into equities. तो आपके investors उस तरह से safe रहेंगे, right? दूसरा क्वेश्चन इनका ये था कि हाउ टू लुक इन गोल्ड एंड सिल्वर एसेट क्लासेस इन कमिंग डेज, एंड आई थिंक वी हैव सीन ऑब्जर्व्ड अ चेंज इन इंडियन इन्वेस्टमेंट पैटर्न. हम पहले काफी सोना जनरली ज्वेलरी के हिसाब से खरीदते थे, अब हम उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देखते हैं. सरकार ने भी ये देखा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट हैपेंस इन ज्वेलरी एटसेट्रा, एंड दे come up with bonds, they've come up with various other things where it can then be tracked properly. In most of the cases, why is it so? Because we import a lot of gold, right? And historically, that has added to the current account deficit. So that is where they want to curb it. With increased volatility in the world geopolitically, everybody is becoming protectionist, right? So US said, now you imagine the trajectory of protectionism where Trump said that he will impose tariffs of 145% on China. To now they are sitting down to meddle and understand, because it is not overnight possible for you to change the structure, right? The US shifted its entire production manufacturing capacity to China and across the world. Now you can't think in 3 years or 4 years you can get all of that back, and what has happened in 20 years can be undone overnight. So that is not possible, right? So that uncertainty that was there, people were not sure in terms of what was happening. In such times, you always see that gold, silver are safe havens. People tend to look towards it. And I think as an asset allocation part of your investor's profile, it should have. Again, there is a play where multi-asset allocation funds are there, where you can invest. There is a minimum 10% allocation to gold, and that can go up to maximum 25 odd percent. So we have asset allocation, multiple EBSL multi-asset allocation fund, where we have done exceedingly well, and we have both exposure to gold and silver, and had varied over a period of time. तो देख सकते हैं आप इस प्रोडक्ट को भी, and I think it's a good asset class where the fear volatility is always there as a constant backdrop. उन सब cases में I think it helps the investors also to have a little bit of comfort and invest in products like this, and which is why I actually got to speak about this product. Mr. Atul Naval has asked a question. Thank you for a balanced presentation. One question on medium term. How do you see allocation trend in large and mid cap versus flexi cap? And second, what is your view on multi-asset fund given high volatility over the last few years due to global factors? So thank you, Mr. Naval, for this question. I think ये दो segment हैं जहाँ पे we have seen that a lot of flows are coming in the market, the large and mid cap space, because I think a lot of people are comfortable with the large cap segment in the market.
they also want to include a little bit of weight on mid cap to give that kick to the return. And we have seen systematically, the money coming in large and mid cap, and I think that adds. Flexi cap also, I think, from an allocation standpoint, while you want to compare, I think there are most of the plays today in the market place generally are mid and large cap only. So even if in flexi cap, I think there would be handful which would be a real flexi cap. For example, if you have a fund which is say 10,000 crores in size, राइट, उसमें अगर मैं बोलूं कि आज मुझे लग रहा है स्मॉल कैप अच्छा करेगा आने वाले 1-2 साल में, एंड आई बाय sizable amount of small caps, say about 80% of small caps in the portfolio. So the market has not evolved such as to when I go to offload this, there would be an impact on price when I sell small caps, which is why the overall restriction is there in terms of what is the size of a flexi cap where it can go in terms of mid and small cap. So mid cap still, I think that's not the case, but in case of small cap, definitely that is the case, and I think large and mid continues to look favorable as well as flexi cap. So I think they look in terms of overall allocation to large and mid cap, the percentages would be similar. You will have a little more exposure in flexi cap. So I think it depends from investor to investor to make that distinction and those calls. Multi-asset allocation funds, I think, as an investor, I think these two products should be one of the cornerstones. I think it is for a partner a good proposition to take to investors, right? I think we as Indians, we love investments in gold, silver. We do it, and I think if you can do it digitally, your cost becomes lower, and you have certain acquisitions. So that affinity is there, and then play on equity and gold, equity and hybrid, sorry, debt asset classes added to it. I think just gives that flavor to the investors. And I think uh, it is a time where we will see that, when this global market trend changes, whatever comes out of it, I think it will be that medium term, 2 to 3 years. And I think it's a good time to stay put if you are a conservative kind of investor to be in multi-asset allocations as well. And if you see, I think globally also from uh, the wars that have been ongoing, whether it is Ukraine, Russia, we had a little skirmish with Pakistan. Uh, there is a lot of action going on in the Middle East. So there is global factors are always at play, and hence, for people who are looking at lower volatility depending on their age and overall risk profile, I think multi-asset allocation makes a good uh, place in the allocation for an investor. So I think those were the two questions that we saw. So there is another question which asks whether Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund invests in overseas funds of stroke stocks. So we have provision, Mr. Sanjay, we have provision to invest. And I think as and when the fund manager deems it appropriate, we would definitely look at having some exposure. We had some exposure last year, and very small portion currently also, in Accenture and some other companies was there. It is something that, from a growth standpoint, if there are certain places where we understand it better is India, and I think that is where we are comfortable in having a larger portion allocated towards India in flexi cap and in general otherwise.
So, moderator, I think if there are no further questions, maybe we can wait for a minute and then subsequently close the call. Yes, sir. So I would thank all the participants who had come online and had spared time. I wish you all the luck, and I think we are in a very exciting time in terms of asset and wealth creation. हम लोग का जो per capita income है वो भी बढ़ रहा है from it is said that 2500 डॉलर्स के ऊपर जैसे ही जाता है तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ता है जहाँ स्पेंड बढ़ता है वहाँ पे कई other industries start doing well and overall economy में then the circulation of money happens. We are a large country now, the most populous country in the world, which is growing at the fastest pace at 6.3 6.5% for the foreseeable future has been projected by the World Bank. So I think सारे stars aligned हैं, right? एक general growth trajectory बनी है. There have been stable single government which has been formed in India for the last 10 years. We have done exceedingly well in a lot of reforms that have been taken. Infrastructure development has happened. A lot of work has been done on PLI. We have seen a lot of impetus is given to manufacturing, and we have seen a lot of impetus also given to the future technologies, whether it is AI, whether it is giving uh, people who are coming up and opening up shops, giving them all the benefit. All of this has been done and provided. So I think it is a very interesting time that India has entered into. And I think we will see this as a good time for investors also to come on board, make investments and ensure that you are able to create wealth not only for yourself but I think for future generations as well, and secure your financial freedom. So when you're financially free, then you can always ask कि what is it that I actually want to do, you know. So I think बहुत बार ऐसा होता है कि हम काफी चीजें करते हैं जो शायद हम करना नहीं चाहते हैं, but if you're financially free, I think you can sit down and ask yourself that question: if I had say X amount of money which would make me financially free, what is it that I will do? And I think then people will start chasing that. So we are in that phase where if we invest properly today, we will be able to see that they are able to develop that kind of uh, wealth, and you are going to help them immensely. There's always a guidance needed. Everybody is busy. We could be as smart as it gets, right? But that hand holding, that push, your interaction with the industry, that all of this helps in making that transition where the investor is able to make better returns over most of the times, maybe DIY or maybe not doing anything at all. So I think that partnership is required, and I think you guys are doing amazing job. So best of luck and continue doing the same. Thanks a lot from all of us here at Aditya Birla Asset Management. थैंक यू सर, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और ये इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का भी हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए धन्यवाद करनी चाहूंगी। Thank you. थैंक यू सर।